हेलो, मेरा नाम फरीदुल हसन है। 1975 में मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और पॉलिटिकल साइंस में एक स्पेशल पेपर के तौर पर इंटरनेशनल लॉ का अध्ययन किया। 1976 के 1 जनवरी को मेरी नियुक्ति पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर ऑफ राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार में हुई और तब से लेकर 2017 के 31 अगस्त तक मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा। उस कॉलेज में एक शिक्षक रहा। 1976 से लेकर अगस्त 2017 तक मैंने इंटरनेशनल लॉ एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया और काफ़ी घनिष्ठ रूप से उसके शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा। 1976 में रिटायरमेंट में के बाद अब तक मैं शिक्षण कार्य से कुछ कटा हुआ था, परंतु मेरे कुछ पहले के कॉलीग्स ने जो डिपार्टमेंट में हैं और उन लोगों ने अभी हमको तैयार किया इस काम के लिए कि यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण कार्य को पुनः प्रारंभ किया जाए। और मैंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए यूट्यूब पर लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से इंटरनेशनल लॉ के शिक्षण के कार्य को शुरू करने का इरादा किया। यह उल्लेखनीय है कि मैंने जो लेक्चर सीरीज शुरू करने का इरादा किया है उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों जैसे ओपनहाइम की किताब, ब्रायरली, स्टार्क, फेनविक, ब्राउनली, एकहर्स्ट इत्यादि विद्वानों की किताबों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो सुनने वाले और जो देखने वाले हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के बेसिक बातों से परिचित कराया जाए। अगर मैं उस उद्देश्य में कामयाब हुआ तो मैं अपने प्रयास को रिवार्डेड समझूंगा। इसी उद्देश्य से मैंने ये काम शुरू किया है। अब नेक्स्ट हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस श्रृंखला का वह होगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ एवं उसकी प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विधि पर लेक्चर सीरीज के प्रारंभ मेरे ख्याल से उसके मीनिंग और नेचर से ही होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मैंने यहीं से शुरू करने का इरादा किया है। यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि पिछले लगभग 400 वर्षों के विकास की देन है और ये अपने आधुनिक रूप में 1625 में ग्रोशियस द्वारा लिखी गई पुस्तक द यूरे बेली एक्ट द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस या ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस के साथ शुरू होता है। वह एक अलग ब्रांच के तौर पर, जूरिस्प्रूडेंस के एक ब्रांच के तौर पर इसका अध्ययन वहीं से शुरू होता है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय विधि ने एक सिस्टमेटिक रूप वहीं से अख्तियार किया और आज जिस रूप में है उसे उस पुस्तक में जो विकसित की गई विधि थी अंतर्राष्ट्रीय विधि उसी को फर्दर विकसित किया गया है। 1780 में सर्वप्रथम जेरेमी बेंथम ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में इस लॉ ऑफ नेशंस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का नाम दिया, इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया। उसने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग किया और तब से अंतर्राष्ट्रीय विधि और लॉ ऑफ नेशंस दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अर्थ के विश्लेषण के संबंध में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन के साथ गहरे रूप से संबंधित रही है। राष्ट्रों के मध्य के संबंधों की आवश्यकता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि विकसित होती रही है। स्वाभाविक रूप से उसके अर्थ में भी
उन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस के अनुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। शुरू में इसके विकास के बाद एक लंबे अरसे तक अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के लिए बाध्यकारी नियमों के एक वैसे समूह के रूप में स्वीकार किया जाता रहा, जो मुख्यतः इस तरह कहिए जो सभ्य राज्यों पर लागू होती थी। यानी इंटरनेशनल लॉ, जैसा कि 1905 के एक डेफिनेशन में अपनी जो किताब लिखी ओपेनहाइम ने, सबसे पहला एडिशन उसका 1905 में हुआ। उस एडिशन में उसने लिखा, द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट्स इन दर इंटरकोर्स विथ ईच अदर। जो सिविलाइज्ड स्टेट्स के मध्य संबंधों को नियमित करने के लिए जो बाध्यकारी विधि थी, विधि के जो नियम थे, नियमों के उसी समूह को हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। जो ओपेनहाइम ने जो डेफिनेशन दिया था 1905 में, वो डेफिनेशन उस वक्त लगभग अधिकांश विद्वानों ने इसे स्वीकार किया था और उसी रूप में उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित किया था। ओपेनहाइम के अतिरिक्त आप 1928 में फिर ब्राइडले की किताब जो, उस किताब में भी उसी तरह की डेफिनेशन है। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप देखेंगे, एक हस्त की किताब है या और भी जितनी किताबें हैं, उन किताबों में देखेंगे तो उसमें कहता है वो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक ऐसा समूह है जो सभ्य राज्यों पर लागू होती है। यह कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय विधि विकसित हुई थी, वह विधि मुख्यतः यूरोपीय राज्यों, जो अधिकांश क्रिश्चियन राज्य थे, मुख्यतः क्रिश्चियन राज्य ही थे, जो यूरोपीय राज्यों, क्रिश्चियन राज्यों के द्वारा विकसित की गई थी। और इसलिए अब वे अपने को ही सिर्फ सभ्य मानते थे। बहुत बार आपने सुना होगा व्हाइटमैन बर्डन थियरी, जो दुनिया में क्रिश्चियन लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि हम दुनिया को सभ्य बनावेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए समझिए बात कि उन लोगों ने अपने को सभ्य समझा, इसीलिए वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को वैसे राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने के लिए नियमों का एक समूह माना गया, जो मुख्यतः सभ्य राज्यों के संबंधों को ही नियमित करती है, सभ्य राज्यों के संबंधों पर ही लागू होती थी। मगर 20वीं सदी में विशेष रूप से, ये उसके पहले भी कुछ हद तक और 20वीं सदी में विशेष रूप से कुछ ऐसे विकास हुए जिनके चलते राज्य व्यवस्था, राज्यों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन होने लगे। 1776 में यूएसए के इंडिपेंडेंस के बाद वह राज्य व्यवस्था से जुड़ गया, उसकी भूमिका बढ़ने लगी। फिर 1856 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद टर्की भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से संबद्ध हो गया। 20वीं सदी के शुरू में जापान को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। फिर 20वीं सदी में आके एक बड़ी संख्या में लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में राज्यों का उदय हुआ, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, राज्य स्वतंत्र हुए। इन सब बातों से अंतर्राष्ट्रीय विधि, इन सब बातों से राज्यों के बीच के पारस्परिक संबंध का रूपांतरित होना स्वाभाविक था। उसके अतिरिक्त 20वीं सदी में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ, जैसे राष्ट्र संघ पहले आया, बाद में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग थे, जैसे ILO, WHO। ये अंग ऐसे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से उनका गहरा संबंध था। उनका कार्यकारण बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय विधि पर ही निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय विधि से ही संबंधित है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि से शासित होते थे, अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियमित होते थे। इसके अतिरिक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से विशेष रूप से, यद्यपि उसके पहले भी पायरेसी के मामले में, समुद्री डकैती के मामले में इंडिविजुअल्स अंतर्राष्ट्रीय विधि के इंडिविजुअल्स के कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि से शासित होते थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय विधि बहुत हद तक व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को डायरेक्टली
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत से व्यक्तियों के कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य शासित होने लगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस बना, उसमें ह्यूमन राइट्स पे उसने खास बल दिया। फिर जेनोसाइड के क्राइम के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, उसके लिए उसको सजा दी जा सकती थी। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, फिर न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो ट्रायल्स में वॉर क्राइम्स के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए व्यक्ति को डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल माना गया। फिर 1990 वाले दशक में कुछ ऐसे और संगठन बने, जैसे रुवांडा के संबंध में, फिर उसके बाद से युगोस्लाविया के संबंध में, जो कि वहाँ के युगोस्लाविया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाले कुछ मामले, वार क्राइम्स के मामले को देखने के लिए बनाया गया था। फिर 1998 में आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई। इन सब संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्राइम्स के लिए, मानवता के खिलाफ क्राइम्स के लिए, वार क्राइम्स के लिए प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रत्यक्ष जिम्मेदारी की बात उसमें कही और उसका उल्लेख किया गया। जैसे जेनोसाइड, नरसंहार भी उसी कैटेगरी में आता है। तो नरसंहार के लिए डायरेक्टली व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल माना गया। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय विधि थी पहले, जो केवल राज्यों के संबंधों पर लागू होती थी, वो भी केवल सभ्य राज्यों के संबंधों पर, वह उस अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिवर्तन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यक्रम को भी, वर्किंग्स को भी नियमित करती है और बहुत हद तक वो व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी शासित करती है। अधिकारों एवं कर्तव्यों से भी उसका संबंध है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि पहले की जो परिभाषा थी अंतर्राष्ट्रीय विधि की, एक रेस्ट्रिक्टिव परिभाषा, सीमित परिभाषा, जिसमें केवल सभ्य राज्यों को के पारस्परिक संबंधों को शासित करने की बात थी, वह अब बदल गया। अब आज जो है दुनिया के बहुत सारे देश स्वतंत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के भाग बन गए हैं। इसलिए अब यह कहना कि केवल क्रिश्चियन स्टेट्स ही उसके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्रिश्चियन स्टेट जो अपने को सभ्य राज्य समझते थे वही उसके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यह उचित नहीं है। उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय विधि जो पहले राज्यों से संबंधित थी, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकरण और व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी शासित करने लगी है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि जो पहले जिन लोगों ने परिभाषा दी थी अंतर्राष्ट्रीय विधि को, एक वैसी विधि के रूप में जो स्वीकार किया गया था जिसका संबंध केवल सभ्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों से था, उस परिभाषा में परिवर्तन का आना स्वाभाविक था। वर्तमान समय में नए परिवर्तनों को देखते हुए, नए रूपांतरण को देखते हुए, नई परिभाषा की झलक दुनिया के अधिकांश टेक्स्ट बुक राइटर्स में, जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं, उनमें उस परिभाषा की झलक मिलती है। आप स्टार्क की किताब उठा के देखें, या ओपेनहाइम की किताब देखें, या फेनिक की किताब देखें, इन सब विद्वानों ने पहले के जो सीमित परिभाषा थी उसको बदल दिया है। और ओपेनहाइम की 1955 की जो एडिशन लॉटरपैक्ट ने जो एडिट किया था, उस ओपेनहाइम का वो 8वां एडिशन था, वॉल्यूम 1। उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित करते हुए उसने लिखा, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विथ ईच अदर। आप इसको गौर करें, उसने बता दिया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल सभ्य राज्यों से संबंधित नहीं है। आगे उसने वो भी लिखा है जो हमने अभी डेफिनेशन में बताया। अब जो नया एडिशन उसका आया है 1992 में, उसके वॉल्यूम 1 में उसने कहा इंटरनेशनल, उसको दूसरे आदमी ने एडिट किया है, 2 आदमी ने, जेनिंग्स एंड वाट्स ने। उनका किताब का नाम भी थोड़ा उसने चेंज कर दिया, ओपेनहाइम्स इंटरनेशनल लॉ कर दिया। और उसमें जो डेफिनेशन है वो है, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विथ ईच अदर। उनके राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर लागू होने वाले नियमों के समूह को हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, आप जो देखेंगे उसको ध्यान देने पर आएगा। और साथ साथ उन्होंने यह स्वीकार किया कि इंटरनेशनल लॉ केवल अब राज्यों तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुत हद तक इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड ड्यूटीज को भी वो शासित करता है। तो अब जो डेफिनेशन, ये स्टार्क ने भी यह परिभाषा दी है, उसको आप देखें, आपको ये ऐसे जो है इंटरनेशनल लॉ पर अगर किताब ये मिले ओपेनहाइम वाली, तो जरूर एक बार देखना चाहिए। दुनिया में
जिन भाषाओं को हम जानते हैं उनमें इंटरनेशनल लॉ पर ओपेनहाइम से अच्छी कोई किताब नहीं है, इसलिए आप उसको अगर देख सकें तो जरूर देखें। तो अभी वर्तमान परिभाषा उसकी ये होगी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों के एक वैसा समूह है जो मुख्यतः राज्यों पर लागू होती है। वर्ड ख्याल कीजिएगा, प्राइमरीली मुख्यतः राज्यों पर लागू होती है, परंतु बहुत हद तक वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड ड्यूटीज को भी शासित करती है, उससे भी उसका संबंध है। कोई भी नियम तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उसे कोई लागू करने वाला नहीं हो, उसके कार्यान्वयन करने वाला, उसका कार्यान्वयन करने वाला कोई नहीं हो। उसके पीछे इसमें यह बात भी निहित है कि जब कोई उसको उल्लंघन करता है, उसका उल्लंघन करता है, उस विधि को तोड़ता है, तो उसको सजा देने वाली कोई शक्ति होनी चाहिए। फिर कोई ऐसा न्यायालय नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, अभिकरण नहीं है जो यह निर्धारित कर सके कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम क्या हैं, कौन कौन से नियम हैं, और उनके नियमों की उल्लंघन के बारे में कोई निश्चित जजमेंट दे सके। ऐसी कोई सत्ता जब तक नहीं है तब तक नियम कोई विधि का रूप धारण नहीं कर सकता। अब इन बातों को, जो ये 3 क्वालिफिकेशंस उन्होंने रखा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि पर लागू करते हुए ऑस्टिन, हॉलैंड तथा बेंथम जैसे विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाने वाली कोई संप्रभु सत्ता नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसको बनावे, कोई रेगुलर ऐसी मशीनरी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाती हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने वाला कोई कार्यकारी या कार्यकारिणी ऐसी नहीं है जो इस विधि को लागू कर सके। जो इसका उल्लंघन करता, जब भी कोई राज्य इसका उल्लंघन करे तो उसको सजा देने के लिए कोई, उसको उस पर कानून को लादने के लिए, कानून को की कोई शक्ति उसके पीछे नहीं है, कानून की शक्ति नहीं है जो कि उसको मानने के लिए, उसके उल्लंघन को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम को मानने के लिए बाध्य कर सके। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई ऐसा न्यायालय नहीं है जो राज्यों के कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में कोई विचार व्यक्त कर सके, या कोई ऐसा कंपल्सरी जुरिडिक्शन न्यायालय को नहीं है जिसके माध्यम से वह राज्यों के व्यवहार के बारे में, उसके गलत और सही होने के बारे में कोई जजमेंट दे सके। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में ये 3 क्वालिफिकेशंस, 3 कंडीशंस नहीं पाए जाते, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि इन 3 प्रकार के क्वालिफिकेशंस को, शर्तों को पूरी नहीं करती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को मात्र नैतिकता के नियमों का एक समूह घोषित किया है। आगे वो प्रॉपर विधि नहीं है, नैतिकता के नियमों का एक समूह है जिसको कि विधि का दर्जा उसने नहीं दिया है। उसी से मिलती जुलती बात कहते हुए हॉलैंड ने यह विचार दिया है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कहने का मतलब यह है कि ऑस्टिन की बात को यह दूसरे रूप में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का विरूप बिंदु है, यानी वह ऐसी जगह पर अभी अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो विधि शास्त्र का विषय नहीं है। विधि शास्त्र में विधि का अध्ययन होता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय विधि चूंकि विधि नहीं है, इसलिए ये इसका वैनिशिंग पॉइंट है, जहां से उसका क्षेत्र खत्म होता है वहां पर है ये। यानी दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैधिक चरित्र को न मानने वालों का चाहे जो भी तर्क रहा हो, परंतु यह एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्वानों का एक भारी बहुमत उन विद्वानों को चुनौती देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि जिनका नाम, अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैसे समर्थक जिनका नाम हम पहले बता भी चुके हैं, वो जो समर्थक हैं उनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है, और जो विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कि जो विद्वान हैं जिनका यह मानना है कि कोई भी वैसा नियम विधि का रूप धारण नहीं कर सकता जिसको बनाने वाली कोई संप्रभु सत्ता नहीं हो, उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि के समर्थक चुनौती देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि यह विधि के बारे में बहुत ही मिसलीडिंग एक धारणा है, एक भ्रामक धारणा है, एक सिंपलिस्टिक धारणा है, बिल्कुल साधारण सी धारणा है जिसका वास्तविकता से मेल नहीं खाता। बहुत एक लंबे अरसे से मानवीय समाज में प्रथागत नियमों का एक बड़ा समूह नियम के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है।
उनको विधि का दर्जा प्राप्त होता रहा है। और किसी भी समाज को अगर देखेंगे, आज भी कोई भी देश, किसी भी देश की वैधिक व्यवस्था, किसी भी देश की कानूनी व्यवस्था केवल और केवल सार्वभौमिक सत्ता के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। आज भी चाहे वह राष्ट्रीय विधि व्यवस्था हो या अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था, उस विधि व्यवस्था के अंतर्गत प्रथाओं का, अनरिटन लॉज का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंग्लिश कॉमन लॉ का है, जो अलिखित होने के बावजूद भी उसकी क्या प्रतिष्ठा है, उसके क्या दर्जा है इंग्लैंड के कानूनी व्यवस्था में, ये सब लोग इससे परिचित हैं। राजनीति विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इससे परिचित हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रथागत नियम, यदि प्रथा, अनरिटन लॉज यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के भाग हैं तो कोई बहुत बड़ी इसमें कोई खामी की बात नहीं है। वास्तव में लॉरेंस और हॉल जैसे विद्वानों ने इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को चैलेंज करने की, वैदिक व्यवस्था को चैलेंज करने, उनके वैदिक चरित्र को चैलेंज करने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अनरिटन लॉज के होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैदिक चरित्र को इनकार नहीं किया सकता। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के द्वारा चलती रही है। ऑस्टिन के ज़माने में भले ही वो उतना विकसित नहीं था, यह प्रक्रिया उतनी विकसित नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि का अधिकांश भाग प्रथागत नियमों का भाग था, परंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 1856 के पेरिस कॉन्फ्रेंस के समय से लेकर फिर उसके बाद से हेग रेगुलेशंस 1899, फिर हेग रेगुलेशंस का दूसरा जो कॉन्फ्रेंस था हेग कॉन्फ्रेंस 1907, राष्ट्रसंघ का कोवेनेंट और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, और फिर हाल में 1980 में एक बहुत बड़ा एक बड़े मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और एक कन्वेंशन हुआ, एक संधि हुई जिसको सी लॉ ट्रीटी कहते हैं या सी लॉ कन्वेंशन कहते हैं। तो इन नियमों के, इन सम्मेलनों के द्वारा, इन संधियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। भले ही वो संप्रभु सत्ता द्वारा स्थापित नहीं है, मगर इसके बनाने, विधि के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए ऐसी संधियों को हम लॉ मेकिंग ट्रीटीज भी कहते हैं, विधि निर्मात्री संधियों का नाम देते हैं। ऐसी स्थिति में इस आधार पर वर्तमान समय में ये नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः प्रथागत है, इसलिए कि संधिगत नियमों का अनुपात पहले से काफ़ी बढ़ गया है। फिर उसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोई लागू करने वाला होना चाहिए। जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे ऑस्टिन, हॉलैंड मुख्य रूप से, जिन्होंने यह विचार दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोई लागू करने वाला नहीं है, जबकि किसी भी विधि के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि उसको कोई लागू करने वाला होना चाहिए। वह तभी विधि मानी जाएगी जब उसको कोई लागू करने वाला होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में खास तौर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनमें यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। यह ऑस्टिन और हॉलैंड के ज़माने में भले उतना परिलक्षित नहीं था, मगर वर्तमान समय में इस बात से इनकार नहीं कर सकते, भले ही यह उतना पूर्ण, उतना इफिशिएंट नहीं हो जितना कि राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होता है, मगर न मानने, कानून के नियमों का उल्लंघन करने वाले, उन नियमों को न मानने वाले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा प्रावधान किए गए हैं और दंड व्यवस्था भी विद्यमान है। जैसे 1950 में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए। फिर 1966 में रोडेशिया के खिलाफ दंड व्यवस्था, आर्थिक दंड व्यवस्था लागू की गई। 50 में सैनिक दंड व्यवस्था नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, फिर 66 में आर्थिक दंड व्यवस्था, और 1990-91 में आकर फिर इराक के खिलाफ सैनिक और आर्थिक दोनों प्रकार की दंड व्यवस्था लागू की गई। ये सही है कि अभी वो उतना इफिशिएंसी के साथ नहीं लागू होती है, मगर ये 3 एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघनकर्ता को सजा मिल सकती है। ये सब लोग स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि कोई दंड व्यवस्था नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जो एनालिटिकल स्कूल के जो समर्थक हैं, उन्होंने विधि के बाध्यकारी होने के पीछे, विधि के पालन के पीछे फोर्स को, बल को, कंपल्शन को, सैंक्शन को हद से ज़्यादा महत्व दे दिया है। उनका ऐसा मानना है कि जिस विधि के पीछे कोई
शक्ति नहीं हो, उसको लागू कोई दंड व्यवस्था नहीं हो, उसको विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के कानूनी चरित्र को के समर्थक हैं उनका ऐसा मानना है, और यह बात सही भी है, कि दंड की व्यवस्था कानून के पालन के पीछे एक महत्वपूर्ण शक्ति हो, एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, एक तथ्य हो सकता है कि दंड की व्यवस्था के चलते लोग पालन करते हैं, ये स्वीकार किया सकता है। मगर यह ओवरराइडिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे बड़ा प्रेरक तत्व है कानून के पालन के पीछे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये देखेंगे हम, अगर हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो साफ दिखाई देगा कि ऐसी दंड व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद कानून का पालन होता रहा है। जैसे सेविनी और हेनरी मैन, इन विद्वानों ने आदिम प्रिमिटिव कम्युनिटीज की विधि व्यवस्था, वहाँ पर कानून के पालन का अध्ययन किया है। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद इन्होंने यह अपना तर्क दिया और पाया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे यह आवश्यक रूप से दंड का होना जरूरी नहीं है। विधि के पीछे यह आवश्यक नहीं है कि दंड की व्यवस्था होगी तभी विधि का पालन किया जाएगा। जो ये तो विद्वान हैं सेविनी और हेनरी मैन, ये दोनों विधि के हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक हैं, और उन्होंने हिस्ट्री को पूरा देखते हुए बताया है कि उन्होंने बताया है कि विधि के पीछे कभी भी सबसे बड़ा प्रेरक तत्व दंड व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि दंड के चलते ही किसी विधि का पालन होता है। हम एक दो एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि एक्चुअली इसका पालन इसलिए होता है कि जिन पर विधि लागू की जाती है, जिनके आचरण को नियमित करने या शासित करने के लिए विधि की व्यवस्था की गई है, वे ऐसा महसूस करते हैं कि इस विधि को मानना हमारे लिए जरूरी है। तो चूंकि वो अपने हित में मानते हैं इसको, इसलिए उसको लागू करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, कि उसके पालन के लिए वह तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डर के मारे ही पालन करते हैं। जैसे आपको हम एक राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी भी समाज में विधि जो देखते हैं कि हम विधि को के पालन के पीछे प्रेरक तत्व उनका यह एहसास है, उनका यह रियलाइजेशन है कि यह विधि उनके हित में है। जैसे भारत में ये एक नियम है ट्रैफिक का कि जो भी आदमी अपनी सवारी चलाएगा, कार चलाएगा, चाहे कार चलाएगा, बाइक चलाएगा, वो सड़क के किनारे से चलेगा। ठीक है, तो सड़क के किनारे से चलेगा, और सड़क के किनारे से चलेगा तो वो सिर्फ इसलिए उसके लिए सजा भी है कि यदि अगर किनारे से नहीं चलिएगा, एक्सीडेंट होता है तो सजा मिलेगी। मगर व्यक्ति से अगर आप इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे कि साहब ये आप बाएं से जो चलने का नियम है उसका पालन क्यों करते हैं, तो सिर्फ इसलिए पालन नहीं करता है कि उसके पीछे दंड की व्यवस्था है। वो वास्तव में महसूस करता है कि समाज के अच्छे तरह से चलने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए, लोगों के आवागमन को बढ़िया से संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि जो नियम बना हुआ है बाएं से चलने का, उस नियम का पालन किया जाए। इसमें कहीं भी फोर्स का पूछेगा तो ज्यादातर लोग यही बात बतावेंगे, भारी तादाद में लोग यही बतावेंगे कि पालन करना उनके हित में है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में आप देख लें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होता है, हवाई जहाज का उड़ान है, या फिर नेविगेशन है, समुद्र में नौका क्या कहते हैं उसको, जो नेवल जो शिप्स हैं, समुद्र में जो विभिन्न देशों के शिप्स हैं चलते हैं, तो यदि वो अपने नियमों का पालन नहीं करें तो वो तो भारी अव्यवस्था हो जाएगी। तो पालन इसलिए किया जाता है कि वो अव्यवस्था नहीं हो, वह अव्यवस्था उसके अंतर्गत नहीं हो, तब उनका पालन किया जाता है। तो यह तर्क कि दंड व्यवस्था बहुत जरूरी है, यह उचित तर्क नहीं है। यह तर्क बहुत टिकने वाला तर्क नहीं है, अनटेनेबल तर्क है। यूएसए के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संधियां देश की सर्वोच्च विधि के भाग हैं, अर्थात संधियां यूएसए की विधि की भाग हैं। ट्रीटीज आर द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। 1900 में एक पैकेट हमाना केस था। उस केस में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज ग्रे ने यह मत दिया था कि इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ आवर लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि को उन्होंने अमेरिका की विधि व्यवस्था का भाग माना था। ऐसे भी अगर इतिहास पर ध्यान दिया जाएगा तो यह बात स्पष्ट होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन सामान्य रूप से राष्ट्रों ने किया है। यदि उल्लंघन हुआ है तो उल्लंघन सब जगह होता है, राष्ट्रीय विधि का भी उल्लंघन होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक
सक्षम व्यवस्था की तरह, एक सफल व्यवस्था के रूप में कार्य करती रही है। और यही कारण है, एक विद्वान सीमन नाम के एक विद्वान ने, अमेरिका के एक विद्वान है, जिन्होंने 1991 में एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने लिखा 1500 ईस्वी से लेकर 1990 के शुरू तक उन्होंने अध्ययन किया इतिहास का, और इतिहास के अध्ययन के बाद बताया कि जितने लोग गृह युद्ध में मरे हैं उससे कम लोग राष्ट्रीय युद्ध में मरे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यरत है, अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलित है, उसने राज्यों के आचरण को शासित किया है, राज्यों के आचरण को नियमित किया है, वहाँ राज्यों का आचरण उस मामले में ज़्यादा बेहतर रहा है बनिस्बत राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों का के आचरण से। जबकि आमतौर पर लोग तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विधि व्यवस्था ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा प्रभावशाली है, मगर ऐसा इतिहास को उन्होंने जो कोट किया है वो इतिहास यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन भी वैसे ही किया गया है। मर्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, बहुत मशहूर पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उनको यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक भी माना जाता है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि 400 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्व के 400 वर्षों में राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन ईमानदारी पूर्वक किया है। बहुत ईमानदारी से, बहुत सिंसियरिटी के साथ राष्ट्रों ने इसका पालन किया। ऐसी स्थिति में ये अब तक के डिस्कशन से ये निश्चित रूप से बात सामने आती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध जो तर्क किए जाते हैं वो वास्तव में उतने तथ्यपूर्ण नहीं है। अभी जो राज्यों का व्यवहार है, स्टेट प्रैक्टिस, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो व्यवहार है, उन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो वास्तविकताएं हैं उनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि एक उपयोगी एवं सार्थक विधि व्यवस्था सिद्ध हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभी तक विकास के अपने जिस चरण तक ये पहुंच पाई है उसमें कुछ खामियां निकाली जा सकती हैं। जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि को लागू करने की प्रक्रिया या आईसीजे के नियमों को लागू करने की प्रक्रिया उस तरह की नहीं है जैसे राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं और उसको कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि की तुलना में थोड़ी कमजोर विधि है, मगर ऐसा नहीं है। कमजोर आदमी भी आदमी होता है, आदमी होने का उसके पास सारे क्वालिफिकेशंस हैं, तो एक वीक आदमी को भी आप ये उसके आदमी होने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि को इस आधार पर विधि न मानना कि वीक व्यवस्था है या उतनी दक्ष या क्या कहेंगे उसको कि सक्सेसफुल व्यवस्था नहीं है, तो इस आधार पर उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैधानिक चरित्र को से इनकार करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है, अभी जिस स्टेज में आज भी है उसके आधार पर न तो ऑस्टिन के विचार को स्वीकार किया जा सकता है और न यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का विलोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, यह कहना उचित नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का ही एक भाग है और एक अलग विधि व्यवस्था की अलग शाखा है। इसको विधि व्यवस्था से बाहर, इसको विधि शास्त्र के